स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोग जो है वो लेटरल ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। आपकी बुक पे है ये पेज नंबर, अगर आपकी बुक की मैं बात करूं तो आपकी बुक में देख लें, पेज नंबर है ये 335 पर। पेज नंबर 335 पर वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट में जो है ये डिस्कस किया गया है। इस वाटर और मिनरल अपटेक बाय रूट्स के कुछ पॉइंट्स हम फर्स्ट पैराग्राफ को और सेकंड पैराग्राफ को हम लोग जो है वो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज इसके हम तीसरे से कंटिन्यू जो है वो इसके पैराग्राफ्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखें, कहता है कि 3 पाथवे आर अवेलेबल फॉर वाटर टू एंटर इनटू जाइलम। अब मैंने जब आपको रूट की बात बताई थी तो मैंने आपको बताया था रूट के अंदर सबसे पहले कौन से सेल्स होते हैं। रूट के अंदर जो सबसे पहले सेल हैं उसको आप एपिडर्मल सेल कह लें, और एपिडर्मल सेल में से जो आउटग्रोथ निकली होती हैं उसको हम कहते हैं रूट हेयर। वाटर रूट हेयर के जरिए भी जा सकता है और डायरेक्ट एपिडर्मिस से भी दाखिल हो सकता है। सबसे पहले क्या हो गया, ये हो गया रूट हेयर। रूट हेयर की जगह पर यहाँ पर आप एपिडर्मल सेल भी कह सकते हो, क्योंकि वाटर जरूरी नहीं है कि रूट हेयर से एंटर हो, डायरेक्ट एपिडर्मल सेल से भी एंटर हो सकता है। और रूट हेयर असल में एपिडर्मल सेल ही का पार्ट है। रूट हेयर के बाद जो दूसरा रूट का पार्ट होता है वो है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को हम कहते हैं एंडोडर्मिस सेल। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एंडोडर्मिस सेल। एंडोडर्मिस सेल के बाद जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को हम कहते हैं पेरिसाइकिल। और पेरिसाइकिल के बाद क्या आ जाता है, ये पेरिसाइकिल के बाद स्टार्ट हो जाता है ये जाइलम। अब रूट हेयर ने वाटर को एब्जॉर्ब करना है और रूट हेयर वाटर को अपटेक करेगी और रूट हेयर से होता हुआ पानी जो है वो कहाँ तक जाएगा, यहाँ ये जाइलम तक जाएगा। तो जाइलम तक जो पानी जाएगा, 3 पाथवे हैं, 3 रास्ते हैं जिनके जरिए पानी जो है वो जाइलम तक जा सकता है। अगर मैं एक सेल की, रूट हेयर के सेल की बात करूं या कॉर्टेक्स के सेल की बात करूं, तो आपको पता है कि सेल के बाहर सबसे पहले तो जो है ये जो मैं ब्राउन कलर में शो कर रहा हूं, ये क्या हो गई, ये हो गई सेल वॉल। ये इस सेल की सेल वॉल है, ये इस सेल की सेल वॉल हो गई। फिर ये जो दूसरा सेल है ये इसकी सेल वॉल हो गई। इसी तरीके से फिर ये जो एंडोडर्मिस सेल होगा ये इसकी सेल वॉल हो गई, इसकी सेल वॉल हो गई। एंड ये कंटिन्यू इसी तरह से चलता रहेगा, इसके चारों तरफ भी ऐसे सेल वॉल होगी और यहाँ जाइलम के पास भी क्या है, ऐसे ही सेल वॉल है। एक तो ये सेल वॉल हो गई। फिर सेल वॉल के नीचे आपको पता है सेल वॉल के नीचे क्या होती है, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल के नीचे ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। फिर ये कॉर्टेक्स सेल की सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन, और ये एंडोडर्मिस सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन, पेरिसाइकिल के सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जाइलम की सेल वॉल के नीचे मैं सेल मेम्ब्रेन नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जाइलम डेड टिश्यूज हैं और इन डेड टिश्यूज के अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन नहीं होते। अच्छा, इसके अलावा सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, चलो मैंने ये न्यूक्लियस बना दिया। इसके अलावा प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज वैक्यूल भी होता है, ये मैंने क्या बना दिया, येलो कलर का ये वैक्यूल है, ये इसका वैक्यूल है, ये इसका वैक्यूल है येलो कलर का, और ये इसका वैक्यूल है। अब देखें पानी, सबसे पहले मैं अब सेल टू सेल पाथवे बना रहा हूँ। सेल टू सेल वाल पाथवे में पानी कहाँ से गुजरेगा, सबसे पहले वो सेल वॉल को क्रॉस करेगा। सेल वॉल को क्रॉस करने के बाद जो है वो किस में दाखिल हो जाएगा, वो दाखिल हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन के बाद वैक्यूल में दाखिल होगा, दूसरे सेल के सेल मेम्ब्रेन को, सेल वॉल को क्रॉस करके फिर वैक्यूल में आ जाएगा। फिर तीसरे सेल की भी इन्हीं पोर्शन को कवर करके, फिर चौथे सेल के भी इसी पोर्शन को कवर करके, और आखिर में कहाँ दाखिल हो जाएगा, ये जाइलम। अब याला जो वाटर ने मूव किया है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं सेल टू सेल पाथवे, यानी नंबर 1 वाला पाथवे जिसको हम क्या कह रहे हैं, सेल टू सेल पाथवे। अब सेल टू सेल पाथवे में वाटर ने किस किस चीज को कवर किया है, सेल टू सेल पाथवे ने वाटर ने जो है वो सेल की सेल वॉल को कवर किया, सेल वॉल को कवर करने के बाद सेल मेम्ब्रेन को कवर किया, सेल मेम्ब्रेन के बाद वो वैक्यूल में आया, और सेम इन्हीं चीजों, यही पाथवे जो है वो दूसरे सेल
में गया इन्हीं चीजों को कवर करके, और आखिर में कहाँ दाखिल हो गया, जाइलम। वैसे तो वो थोड़ा साइटोप्लाज्म को भी कवर करता है, लेकिन डायरेक्ट फिर वैक्यूल में आ जाता है। ये कौन सा वाला पाथवे हो गया, ये हो गया सेल टू सेल पाथवे। अब सिंपलास पाथवे देखो क्या होता है। सिंपलास पाथवे का जो की पॉइंट है वो है थ्रो प्लाज्मोडेस्माटा। अब हमें पता है कि सेल वॉल के अंदर क्या होता है, जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल के अंदर कुछ पोर्स होते हैं ऐसे, और जो सेल वॉल के पोर्स होते हैं, सेल वॉल के इन पोर्स को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। देखें सेल वॉल के अंदर सुराख हैं ऐसे, और इन सुराखों को हम क्या कह रहे हैं, देखें मैंने ये पोर्स बनाए वाइट, ये जो बीच में सेल वॉल बीच में से खुली हुई है इस सेल का, ये सेल। अब ये सेल वॉल के अंदर जो पोर्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। कहां पर बनाए मैंने प्लाज्मोडेस्माटा, ये आप देख सकते हैं, ये जो है क्या है, ये है प्लाज्मोडेस्माटा, ये जो है ये प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या होता है, ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं, यानी इस सेल का साइटोप्लाज्म इसके साथ कनेक्ट होगा, इस सेल का साइटोप्लाज्म इसके साथ कनेक्ट हो सकता है, अपना सब्सटेंस शेयर कर सकते हैं। यानी इस सेल का साइटोप्लाज्म जो है, मैं अगर इस तरह से देखें बनाकर दिखाऊं कि ये इस सेल का जो साइटोप्लाज्म है, इसको इस तरह से कर लेते हैं, ये देखें इस सेल का साइटोप्लाज्म, ये सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन के साथ इस सेल का साइटोप्लाज्म इसके अंदर एंटर हो सकता है ऐसे ऐसे। तो मतलब ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, यानी साइटोप्लाज्म में से एक सेल का दूसरे सेल के साथ जो कनेक्ट होता है वो किसके जरिए होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए। अब अगर पानी इस तरह से जा रहा है कि पहले उसने सेल वॉल को, पहले उसने किसको कवर किया, रूट हेयर की सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को कवर किया, फिर साइटोप्लाज्म में आ गया। अब यहां से जो पानी जाएगा इस सेल से, यानी रूट हेयर से जो कॉर्टेक्स में जाएगा, वो पानी किसके जरिए जाएगा, वो जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए। फिर कॉर्टेक्स से भी जो एंडोडर्मिस में जाएगा वो भी प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए जाएगा। फिर एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल में जाएगा तो भी प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए, और ऐसे ही आगे भी जो है वो किसके जरिए जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए। जब वाटर मेनली प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए ट्रांसफर हो रहा होता है एक सेल से दूसरे सेल में, तो इसको हम कहते हैं सिंप्लास पाथवे। और यहाँ पर वो जिस बैरियर को कवर करता है वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, सेल वॉल तो है ही नहीं ना, यहाँ पर वो टूटी हुई है, सेल वॉल तो है ही नहीं, सेल वॉल से तो गुजर के नहीं जा रहा, सेल वॉल में जो पोर्स हैं उनसे गुजर कर जा रहा है, तो इस वजह से सेल वॉल तो है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ क्या है, इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है। कौन सी वाली पाथवे में, सिंप्लास पाथवे। सही, अब चौथा पाथवे और देख ले, तीसरा पाथवे देख लेते हैं। तीसरा जो पाथवे है वो है एपोप्लास पाथवे। एपोप्लास पाथवे में क्या होता है कि प्लांट वाटर जो है पहले सेल वॉल की रूट हेयर की सेल वॉल में आता है, रूट हेयर की सेल वॉल से कॉर्टेक्स की सेल वॉल में जाता है, कॉर्टेक्स की सेल वॉल से कहा जाता है, एंडोडर्मिस की सेल वॉल में। लेकिन एंडोडर्मिस की सेल वॉल से वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता। क्यों नहीं कंटिन्यू हो सकता, क्योंकि ये जो एंडोडर्मिस की सेल वॉल होती है उस पे कुछ वैक्स के ऐसे स्ट्रिप्स लगे हुए होते हैं ऐसे, इनको हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये एपोप्लास पाथवे को कंटिन्यू होने नहीं देते, क्योंकि अगर ये यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप ना लगे हुए हो तो क्या होगा, पानी तो कंटिन्यू इस सेल वॉल से ऐसे चलता रहेगा, वो तो एंडोडर्मिस की सेल वॉल से पेरिसाइकिल की सेल वॉल में दाखिल हो जाएगा, पेरिसाइकिल की सेल वॉल से जाइलम की भी सेल वॉल में दाखिल हो जाएगा, जाइलम में तो वो जाएगा ही नहीं। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये जो एपोप्लास पाथवे होता है ये कहाँ डिसकंटिन्यू हो जाता है, ये बेसिकली एपोप्लास पाथवे जो है वो कहाँ पर डिसकंटिन्यू हो जाएगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप पर आकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिसकंटिन्यू हो जाएगा। मतलब एपोप्लास पाथवे जो चलेगा, एपोप्लास पाथवे रूट हेयर में एपोप्लास पाथवे होगा, कोर्टेक्स में भी एपोप्लास पाथवे होगा, लेकिन एंडोडर्मिस में ये कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या करेंगी, एपोप्लास पाथवे को क्या कर देंगी, डिसकंटिन्यू कर देंगी। अब पानी चला जाएगा ये अंदर, किसमें, एंडोडर्मिस में, और एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल में प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए जाएगा, और फिर आगे ये जाइलम में चला जाएगा। तो इस पाथवे को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एपोप्लास पाथवे। और एपोप्लास पाथवे का जो की पॉइंट है वो क्या है, वो है सेल वॉल।
यानी एपोप्लास्ट पाथवे में जो वाटर मूव करता है वो किसके जरिए करता है, सेल वॉल के जरिए। और फिर आप याद रखेंगे कि एपोप्लास्ट पाथवे डिसकंटिन्यू कब होता है, डिसकंटिन्यू कहाँ होता है, एट एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में डिसकंटिन्यू हो जाता है और उसकी वजह क्या होती है, वहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप लगे हुए होते हैं। लास्ट ईयर्स पिछले ये एमसीक्यूज जो है वो अक्सर जो है वो लम्स के पेपर में आया भी हुआ है। एक तो ऐसे आ गया था कि आपको ऐसे तस्वीर बनाकर दे दी थी, इसको कहा था, इस पहले वाले पाथवे को ए कहा जा रहा था, दूसरे वाले पाथवे को बी कह दिया, तीसरे वाले पाथवे को सी कह दिया। और फिर आपसे ये पूछा गया कि बताएं कि सिंपलास पाथवे कौन सा है, ए सिंपलास पाथवे है, सी सिंपलास पाथवे है या बी सिंपलास पाथवे है। आपको पता है कि ये सी सिंपलास पाथवे है, क्योंकि यहां से वाटर जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए जा रहा है। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा बी कौन सा पाथवे है, तो आप पानी की डायरेक्शन देखोगे, अगर वो सेल वॉल के जरिए जा रहा है तो आप उसको कहोगे एपोप्लास्ट पाथवे, और अगर वैक्यूल से होता हुआ जा रहा है तो वो क्या है, वो है सेल टू सेल पाथवे। सेल टू सेल पाथवे का जो की पॉइंट होगा आप वैक्यूल में देखोगे, क्या वैक्यूल से पानी गुजर रहा है, और सिंपलास पाथवे का जो की पॉइंट होगा वो प्लाज्मोडेस्माटा देखोगे, क्या प्लाज्मोडेस्माटा से गुजर रहा है, और सेल टू सेल पाथवे में आपने देखना है सेल वॉल, क्या वो सेल वॉल से गुजर रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट थ्री पाथवेज, और एक एट अ टाइम पर ये तीनों रास्तों से पानी जाइलम तक जा रहा होता है। यानी अब हमने ये देख लिया कि जाइलम में तो पानी आ गया, अब इस जाइलम से ऊपर पानी कैसे जाएगा लीव्स तक, आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा पानी अपवर्ड कैसे मूव करेगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें कोई क्वेश्चन हो तो करो, ताकि फिर मैं आगे वाली उसकी तरफ चलूं, टॉपिक की तरफ। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कर लो, आगे मैं टॉपिक, क्योंकि आगे वाला टॉपिक अब मैं स्टार्ट करने लगा हूं, एसेंट ऑफ सेप। आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो है एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप। अब एसेंट ऑफ सेप को आप कैसे डिफाइन करते हो, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। जाहिर सी बात है जब वाटर होगा तो उसके साथ क्या होंगे, विद डिजोल्व मिनरल। वाटर के अंदर कुछ मिनरल भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं। विद डिजोल्व मिनरल फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू xylem is called ascent of sap। अब आप देखो ये एक ट्री है, और ये ट्री की रूट है, और ये ट्री का जो है वो लीफ है। मैं इस लीफ को कह देता हूं कि ये एरियल पार्ट है, इसको ट्रांसपायरिंग पार्ट भी कह सकता हूं, क्योंकि यहां से ट्रांसपायरेशन होती है। ये रूट है, इसको मैं अंडरग्राउंड पार्ट कह देता हूं, या इसको मैं एब्जॉर्टिव पार्ट भी कह सकता हूं, क्योंकि यहाँ से वाटर जो है वो क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। अब इस एब्जॉर्टिव पार्ट से जो इसका ट्रांसपायरिंग पार्ट है, यहाँ तक पानी का जाना, अपवर्ड मूव करके जाना जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एसेंट ऑफ सेप। लेकिन ये पानी जाएगा कैसे, अब मिसाल के तौर पे देखो, ये रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, फिर ये वाटर जो है वो सिंप्लास, एपोप्लास और इन पाथवे से होता हुआ कहाँ गया, ये आ गया जाइलम। फिर जाइलम क्या करेगा, इस पानी को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर जाता जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, इसके एरियल पार्ट यानी लीव्स तक चला जाएगा। तो अब ये जो वाटर की अपवर्ड मूवमेंट हुई है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी जो ये वाटर की मूवमेंट हुई है, कहां से, फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट, यानी एब्जॉर्बिंग पार्ट से ट्रांसपायरिंग पार्ट की तरफ जो वाटर ने मूव किया है, इसको हम कहते हैं एसेंट ऑफ सेप। एसेंट हम किसको कहते हैं, जब कोई चीज ऊपर की तरफ अपवर्ड जो मूवमेंट होती है उसको हम एसेंट कहते हैं। और सेप किसको कहते हैं, प्लांट की बॉडी के अंदर जो वाटर होता है और उसके साथ जो मिनरल होते हैं उनको मिलाकर हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेप। अब एसेंट ऑफ सेप में हम दो चीजें देखेंगे। पहली जो चीज देखेंगे हम एसेंट ऑफ सेप में, वो होगा पाथ ऑफ
एसेंट ऑफ सेप। पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सेप का मतलब क्या है, किस रास्ते से पानी ऊपर जाता है। और दूसरी चीज देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सेप, यानी वो कौन सा मैकेनिज्म होता है जो पानी को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। देखो पानी अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो वो कौन सा मैकेनिज्म है, वो कौन सा एक पॉजिटिव प्रेशर है जो उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। इन चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सेप देख लेते हैं, किस रास्ते से पानी जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सेप, पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सेप। आपको पता है कि वाटर को जो कंडक्ट करता है वो कौन करता है, वो करता है जाइलम। जाइलम में टू टाइप्स के कंडक्टिंग सेल्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग सेल्स। जाइलम में टू टाइप के कंडक्टिंग सेल्स होते हैं, एक को वेसल्स कहते हैं और दूसरे को कहते हैं ट्रेकीड्स। अब देखें, ये एक प्लांट है, इस प्लांट का ये स्टेम है। अब इस स्टेम के अंदर क्या है, ये जो रेड कलर के हैं ऐसे मैंने बनाए हुए हैं, मैं इनको कह रहा हूं कि ये वेसल्स हैं। ऐसे ये रेड कलर के जो बनाए हुए हैं इनको मैं क्या नाम दे रहा हूं, इनको मैं नाम दे रहा हूं वेसल्स का। और इन वेसल्स के साथ ये जो मैं ब्लू कलर के बना रहा हूं, जिनके थोड़े टेपर्ड एंड हैं, यानी नोकीले एंड हैं जिनके, ऐसे ऐसे इनको मैं क्या कह रहा हूं, इनको मैं कह रहा हूं ट्रेकीड्स। यानी ये दो, ये आपने याद रखना है कि जाइलम में वैसे तो और भी सेल हैं, लेकिन वाटर को कंडक्ट करने वाले सेल ये दो होते हैं, एक को वेसल्स कहते हैं और एक को कहते हैं ट्रेकीड्स। चलें सबसे पहले तो वेसल्स और ट्रेकीड्स के अंदर फर्क देख लेते हैं कि वेसल और ट्रेकीड्स के अंदर क्या फर्क होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं वेसल्स और यहां पर मैं लिख लेता हूं ट्रेकीड्स। क्या फर्क होता है वेसल्स और ट्रेकीड्स के अंदर, दोनों ही जो है वो कंडक्ट, सिमिलरिटी तो ये है कि दोनों ही कंडक्टिंग टिश्यू हैं, लेकिन दोनों के अंदर जो है वो फर्क क्या होता है। इनका जो डायामीटर होता है, इनका डायामीटर होता है 20 टू 70 माइक्रोन। इनका डायमीटर 20 टू 70 माइक्रोन होता है। मतलब अगर हम इनका डायमीटर देखें, डायमीटर का मतलब क्या होता है, इनकी चौड़ाई। ऐसे ऐसे अगर हम इसका डायमीटर देखें तो इसका डायमीटर है 20 टू 70 माइक्रोन। जबकि ट्रेकीड्स जो होती हैं इनका जो डायमीटर होता है, इनका डायमीटर 30 माइक्रोन होता है। इनका डायमीटर क्या है, 30 माइक्रोन। तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रेकीड्स जो होते हैं इनका डायमीटर कम होता है किसके मुकाबले में, वेसल्स के मुकाबले में। वेसल्स का डायमीटर ज्यादा है और ट्रेकीड्स का डायमीटर क्या है, कम है। पहला डिफरेंस तो जो है वो ये हो गया। फिर दूसरे डिफरेंस की अगर हम बात करें तो दूसरा डिफरेंस ये होता है, ये ओपन एंडेड होता है। ये जैसे ट्रेकीड्स है ना, अब ये ट्रेकीड्स को अगर आप देखोगे तो ऊपर से ऐसे खुले हुए होते हैं, ऐसे कोई ओपन एंडेड है, इनके एंड बिल्कुल ऐसे क्या होंगे, ऐसे खुले हुए होते हैं ऐसे। जब मैच्योर हो जाते हैं तो ओपन होते हैं। जबकि ये जो होते हैं इनमें होती है ट्रांसवर्स वॉल, यानी ऐसे ये एक ट्रैकी है और ये दूसरी ट्रैकी है। अब इस ट्रैकी का जो एंड है, ये जो एंड है, यहाँ पर एक ट्रांसवर्स, ये एक ट्रैकी है और ये दूसरी ट्रैकी है। ये नंबर 1 ट्रैकी हो गई और ये नंबर 2। अब इन दो ट्रैकीज के दरमियान में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ट्रांसवर्स वॉल होती है। बीच में आप देखें तो क्या है, ये ट्रांसवर्स वॉल है और इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, ओपन नहीं होते, इनमें बीच में छोटे छोटे सुराख होते हैं और इन सुराखों से पानी जाता है। ये ओपन एंडेड होते हैं, यानी इनके आप एंड देखेंगे तो ऐसे ओपन होंगे, जबकि इनके एंड्स पर क्या होती है, ऐसी ट्रांसवर्स वॉल जो है वो मौजूद होती है। एक ये डिफरेंस इसके अंदर होता है। इसके अलावा अगर हम डिफरेंस की इनमें बात करें तो जो ट्रैकीड्स होते हैं इनकी एंगुलर वॉल्स होती हैं। इनकी अगर आप इनकी वॉल्स देखेंगे तो इनके वॉल्स पर ऐसे आपको एंगल्स नजर आएंगे, ऐसे
ऐसे यहाँ पर जो है वो आपको क्या नजर आ रहे हैं, कुछ एंगल्स नजर आ रहे हैं। तो इनकी वॉल जो होती है वो एंगुलर होती है, और इसकी जो है वो नो एंगुलर वॉल, इसकी वॉल एंगुलर नहीं होती। इसके अलावा कंडक्ट वाटर फास्टर देन ट्रैकिड्स। ये ट्रैकिड्स के मुकाबले में वाटर को तेजी से फास्टर मूव लेके जाते हैं ऊपर, 20 टाइम ज्यादा फास्टर जो है वो लेके जाते हैं वाटर को। किसके मुकाबले में? ट्रैकिड्स के मुकाबले में ये वाटर को जो है वो फास्टर जो है वो क्या करते हैं, 10 टाइम, सॉरी 20 टाइम नहीं, 10 टाइम जो है वो वाटर को फास्टर जो है वो अब मूवमेंट उसकी करवाते हैं। जबकि ये जो है वो इसके ये जो है वो वाटर की जो कंडक्शन होती है वो थोड़ी ट्रैकिड्स क्या कराते हैं, स्लो। उसकी वजह है ना कि इनके बीच में तो एक ट्रांसवर्स वॉल है, पानी को यहाँ से यहाँ जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ये एक वेसल है और ये दूसरा वेसल है, इनके दरमियान में कोई ट्रांसवर्स वॉल नहीं होती। जैसे मैं इसको मिटा दूं बीच में से, इनके दरमियान में कोई ट्रांसवर्स वॉल नहीं है, तो आराम से एक ट्रैकिड से दूसरी ट्रैकिड में पानी जल्दी से ऊपर चला जाएगा। तो नो ट्रांसफर्स इसमें इसमें फास्टर होता है और इसमें स्लोअर होता है। फिर एक और डिफरेंस याद रखें, बल्कि इस चीज को अच्छे तरीके से बात याद रख लें कि वेसल्स जो होते हैं वो सिर्फ पाए जाते हैं फाउंड ओनली इन एंजियोस्पर्म। हमने पढ़े हुए हैं जो ट्रेकियोफाइट्स प्लांट होते हैं जिनमें वेस्कुलर बंडल होता है, ट्रेकियोफाइट्स प्लांट इनको कहते हैं। तो ट्रेकियोफाइट्स प्लांट में सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट ऐसे हैं जिनमें वेसल्स होता है। इसके अलावा जो ट्रेकिड्स होते हैं ये फाउंड इन ऑल ट्रेकियोफाइट्स, जबकि ट्रेकिड जो हैं ये तमाम ट्रेकियोफाइट्स में पाई जाती हैं। वेसल्स तो सिर्फ एंजियोस्पर्म में होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एंजियोस्पर्म में ट्रेकिड्स नहीं होते, वेसल्स के साथ एंजियोस्पर्म में ट्रेकिड्स भी होते हैं। ये वेसल हैं और उनके साथ क्या है, ट्रेकिड्स भी हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म को छोड़कर जितने भी प्लांट्स हैं, तमाम प्लांट्स के अंदर जो है वो क्या होता है कि सिर्फ जो है वो ट्रेकिड्स ही होती हैं, उनमें वेसल्स नहीं होते। तभी तो ट्रेकियोफाइट्स को ट्रेकियोफाइट्स नाम दिया है। ट्रेकियोफाइट्स को ट्रेकिड्स ही की वजह से नाम दिया है कि तमाम ट्रेकियोफाइट्स में ट्रेकिड्स जो है वो मौजूद होती हैं। अच्छा, इसके बाद एक और चीज देख लें, आपकी बुक में एक चीज बताई हुई है पिट्स। अब आप ये देखो पिट्स क्या होता है। पिट्स जो है वो ट्रेक्यूड्स में भी होती हैं और पिट्स जो है वो किस में होती हैं, वेसल्स में भी होती हैं। अब पिट्स होता क्या है, थोड़ा सा ये देख लो। अब देखो ये है, मैं ये एक वेसल बना रहा हूँ, सही है, ये क्या हो गई, ये एक वेसल है। अब हमें पता है ये जो वेसल की वॉल है ये क्या हो गई, ये वेसल की वॉल है। अब जो वेसल की वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, ये भी सेल वॉल है ना। अब ये सेल वॉल आपको पता है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। तो इसमें क्या भरा हुआ होता है, इसमें भरा हुआ होता है ये सेलुलोज। चलो ये मैंने इसमें क्या भर दिया, इसमें मैंने ये भर दिया सेलुलोज। लेकिन जो जाइलम के जो टिश्यूज होते हैं, जैसे ट्रेक्यूड्स हो गए या वेसल्स हो गए, आपको पता है ये बड़े टफ होते हैं, इनके स्ट्रेंथ इनमें बहुत ज्यादा होती है। और आपको पता है कि स्ट्रेंथ और टफ इनको कौन बनाता है, इनकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज के साथ एक दूसरा भी जो है वो दूसरा भी केमिकल मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं लिग्निन। ये देखो सेल वॉल तो है लेकिन सेल वॉल के साथ क्या है, इसमें लिग्निन भी है। ये देखो ये मैंने सर जगह पर इसको स्ट्रेंथ जो देता है, इसको इतना हार्ड जो बनाता है, वो कौन बनाता है, वो बनाता है लिग्निन। वरना तो ये सेल वॉल कोलैप्स हो जाएगा जैसे लिग्निन ना हो तो। सॉरी, ये जाइलम और ट्रेकिड्स कोलैप्स हो जाए, लेकिन ऐसे खुले हुए रहते हैं पाइप की तरह, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें लिग्निन होता है। तो आप देखो सेलुलोज भी है और साथ में क्या है, लिग्निन भी है। लेकिन वेसल्स और ट्रेकिड्स के अंदर कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर लिग्निन जमा नहीं हो पाता, सही है, जहां पर लिग्निन जमा नहीं हो पाता। अब इन जगहों पर लिग्निन जमा नहीं हुआ, वो जगह जहां पर लिग्निन जमा नहीं होता, तो वहां पर सिर्फ क्या रह जाता है, वहां पर सिर्फ सेलुलोज होता है और वहां पर लिग्निन नहीं होता, सिर्फ क्या है, सेलुलोज। तो ऐसी जगह जहां लिग्निन जमा नहीं होता, जहां पर सिर्फ सेलुलोज होता है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पिट। तो मतलब पिट्स क्या है, पोर्स हैं। और इन पोर्स के अंदर कौन से वाले पोर्स हैं, जिसमें लिग्निन नॉट डिपॉजिटेड, उनमें लिग्निन डिपॉजिट नहीं होता, सिर्फ सेलुलोज होता है। और आपको पता है सेलुलोज तो परमिएबल होता है ना, सेलुलोज परमिएबल होता है, उसमें से वाटर मिनरल गुजर सकते हैं। तो अब इस पिट का फायदा क्या होता है। अब मिसाल के तौर पे देखो ये एक वेसल है,
इसके साथ मैं एक दूसरी वेसल भी बना देता हूँ, ये लें, ये दूसरी वेसल भी बना दी। और इस वेसल के अंदर भी क्या है, ये लिग्निन है, लिग्निन जमा हुई हुई है। लेकिन वो जगह जहां लिग्निन जमा नहीं हुई उस जगह को कह रहे हैं पिट। तो पिट का फायदा क्या होता है, इस पिट से एक सेल से नेबरिंग सेल के अंदर पानी जा सकता है, यानी इधर से अगर पानी इधर जरूरत है तो इधर से इधर मूव कर जाए। तो पिट्स में जो है वो वाटर का इनका आपस में क्या होता है, ऐसे इस सेल से किसी दूसरी जगह वाटर मूव कर सकता है। वैसे तो वाटर ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन अगर इस तरह से मूव करना चाहे तो वो किसके जरिए करेगा, पिट्स के जरिए जो है वो कर लेता है। पिट्स किस में होती हैं, ट्रैकिड्स में भी पिट्स होती हैं और वेसल्स के अंदर भी जो है वो पिट मौजूद होती है। सो इट वाज ऑल अबाउट द पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सेप। मैंने आपको बताया कि पानी जो ऊपर की तरफ जाता है वो किसके जरिए जाता है, ये जाता है जाइलम के जरिए। और जाइलम में दो तरह के कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, वन इज वेसल्स एंड अदर वन इज ट्रैकिड्स। एंड आई हैव टोल्ड यू द डिफरेंसेस बिटवीन वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। जो मैंने बता दिए हैं वेसल और ट्रैकिड्स के डिफरेंस, बस इतना ही याद कर लें, ये आपके लिए काफी होंगे। यहां तक कोई बात पूछनी है तो पूछो, फिर मैं आगे चल जा रहा हूं। आगे जाऊंगा कि मैकेनिज्म को क्या होता है, वो कौन सा मैकेनिज्म होता है जो पानी को ऊपर की तरफ लेके जाता है। हमारे घरों के ऊपर जो टंकियां होती हैं, पानी का जो टैंक होता है, हमने तो पंप लगाया हुआ होता है, वो पंप पानी को ऊपर चढ़ा रहा होता है। लेकिन इतनी जो टॉल ट्रीज होती हैं, काफी टॉल ट्रीज जो होती हैं 6 फीट तक, इससे भी जो टॉल ट्रीज होती हैं, तो उनमें पानी को कौन ऊपर लेके जाता है। उनमें ऐसा कौन सा रूट के अंदर पंप लगा हुआ होता है जो पानी को अगेंस्ट ग्रेविटी लेके जा रहा होता है। तो ये जो है इसको हम टॉपिक क्या, इसको हम क्या देंगे, हेडिंग देंगे मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सेप। वो कौन सा मैकेनिज्म है जो पानी को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, जाइलम के जरिए तो जा रहा है, जैसे हमारे पास भी घरों में पानी पाइप के जरिए ऊपर जाता है, लेकिन वो पाइप के जरिए ऊपर चढ़ाव उसको कौन रहा होता है, ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है। तो डिफरेंट मैकेनिज्म प्रपोज किए गए, उसमें से टू मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, एक तो है रूट प्रेशर थ्योरी। डिफरेंट हाइपोथेसिस पेश किए गए, डिफरेंट थ्योरीज पेश की गई, जिनमें सबसे पहली थ्योरी या हाइपोथेसिस का जो नाम है वो है रूट प्रेशर थ्योरी। एक तो रूट प्रेशर थ्योरी थी जो बताती है कि किस तरीके से पानी ऊपर की तरफ जाता है, और दूसरी जो थ्योरी है उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। दूसरी जो थ्योरी है उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल, या इसको हम एडहीशन, कोहीजन, टेंशन थ्योरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले डिस्कस कर लेते हैं रूट प्रेशर थ्योरी को। अब रूट प्रेशर थ्योरी के अंदर बहुत ज्यादा, इसको हम पुश फ्रॉम, इसके लिए एक और टर्म भी इस्तेमाल करते हैं, पुश फ्रॉम बेलो। आपकी बुक में साइंटिस्ट का नाम भी दिया हुआ है कि किसने इसको बताया था, लेकिन उतना साइंटिस्ट का नाम याद करने की तो जरूरत नहीं है। रूट प्रेशर थ्योरी में जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, सिंपल सी एक बात ये याद रख लो। ये देखो, अब ये होता है कि ये प्लांट है, क्योंकि रूट प्रेशर तो ज्यादातर छोटे प्लांट्स में काम करती है, बड़े प्लांट्स के अंदर तो काम करती है नहीं। चलो सही है, ये इसकी रूट है, सही। और ये इसका क्या है, लीफ है। और ये जो है वो जाइलम है। चलो ये आ गया सेंटर के अंदर, क्या है ये जाइलम। जाइलम के जरिए पानी जाएगा लीव्स तक। अब क्या होता है कि पानी तो आपको पता है वही एपोप्लास्ट पाथवे के जरिए वहां से होता हुआ पानी कहाँ आ गया, पानी आ गया जाइलम में, सही। अब जाइलम से पानी ने ऊपर जाना है, जाइलम से पानी ने क्या जाना है, ऊपर की तरफ जाना है। तो रूट प्रेशर थ्योरी कहती है कि जो रूट के सेल्स होते हैं यहाँ से जाइलम की तरफ, यहाँ कुछ एक प्रेशर लगता है, एक यहाँ से प्रेशर लगता है, और वो प्रेशर क्या करता है, एक पॉजिटिव प्रेशर लगता है, और वो प्रेशर पानी को कहाँ की तरफ लेके जाता है, ऊपर की तरफ लेके जाता है। और इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, इस प्रेशर को हम कहते हैं रूट प्रेशर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रूट प्रेशर थ्योरी। यानी रूट का एक प्रेशर है जो पुश फ्रॉम बेलो, यानी नीचे से एक पुश लग रहा है जो पानी को कहाँ लेके जा रहा है, जो पानी को ऊपर चढ़ा रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रूट प्रेशर। और रूट प्रेशर की वजह से एक फिनोमेनन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, गटेशन। रूट प्रेशर की वजह से क्या होता है, गटेशन होता है। अब थोड़ा सा गटेशन देख लो, गटेशन होता क्या है, गटेशन किसको कहते हैं।
द लॉस या एक्सुडेशन ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम hydrothords of leaves at night or early in the morning। रूट प्रेशर की वजह से गटेशन होता है। अब देखो गटेशन क्या होता है, यहाँ पर कंटिन्यू रूट प्रेशर लग रहा है और रूट प्रेशर की वजह से पानी कहाँ पर जा रहा है, जाइलम के जरिए होता हुआ लीफ में जा रहा है और लीफ में पानी भर गया। ये देखो कंटिन्यू रूट प्रेशर से पानी लीफ के अंदर भर रहा है। रात के टाइम स्टोमेटा तो बंद है। अब जब स्टोमेटा बंद है तो पानी बाहर तो एवापोरेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि और सनलाइट भी नहीं है। उसूलन तो जब वैसे दिन के टाइम क्या होता है, दिन के टाइम अगर ज्यादा पानी होता है तो पानी स्टोमेटा के जरिए एवापोरेट हो जाता है। लेकिन अभी कैसे स्टोमेटा के जरिए एवापोरेट होगा, क्योंकि स्टोमेटा तो यहाँ से बंद है। तो अब इतना सारा पानी जो लीफ में भर गया है, अब क्या होगा, लीफ के मार्जिन पर कुछ ओपनिंग होती हैं जिनको हम कहते हैं हाइडाथोर्ड्स। जो ओपनिंग है इनको हम क्या कहते हैं, हाइडाथोर्ड्स कहते हैं। तो पानी हाइडाथोर्ड से जो है वो लिक्विड फॉर्म में जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। और ये लिक्विड फॉर्म में पानी जो निकलता है हाइडाथोर्ड से, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गटेशन। तो ये जो रूट प्रेशर होता है कंटिन्यू पानी को ऊपर की तरफ लेके जा रहा होता है, तो रूट प्रेशर क्या काज करता है, रूट प्रेशर काज करता है गटेशन। गटेशन क्या है, इट इज द एक्सुडेशन ऑफ और या लॉस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स और इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। और ये ज्यादातर हमें ये जो क्या कहना चाहिए कि ये जो गटेशन होता है ये तमाम प्लांट्स के अंदर आपको नहीं नजर आता। ज्यादातर ये हर्बेशियस यानी वुडीज प्लांट्स के अंदर नजर नहीं आता। ये आपको नजर आता है जो सॉफ्ट प्लांट होते हैं, हर्बेशियस प्लांट, जैसे ग्रास हो गई, ग्रास के अंदर आपको नजर आएगा। और ज्यादातर ये लीफ की मार्जिन या लीफ की टिप पे से पानी निकल रहा होता है। और ड्यूरिंग नाइट व्हेन द ट्रांसपायरेशन इज वेरी लो, रात के टाइम पे ट्रांसपायरेशन अगर होती भी है तो बहुत लो होती है। और इसके अलावा द रूट प्रेशर पुशेस जाइलम सेप इनटू द शूट सिस्टम, यानी जाइलम सेप को जो है वो कहां पर, शूट सिस्टम यानी लीव्स तक जो है वो वाटर को भेज देता है। मोर वाटर एंटर लीव्स, ज्यादा वाटर जब लीव्स के अंदर एंटर होता है, देन ट्रांसपायर यानी वाटर ट्रांसपायर हो नहीं रहा और आ ज्यादा रहा है लीफ में, तो द एक्सेस वाटर इज फोर्स आउट ऑफ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट थ्रू ओपनिंग कॉल्ड हाइडाथोर्स। हाइडाथोर्स के जरिए वाटर जो है वो किसके जरिए जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब आपने गटेशन और ट्रांसपरेशन में फर्क याद रखना है। ट्रांसपरेशन में पानी वेपर की शक्ल में निकलता है और गटेशन के अंदर पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में निकलता है। ट्रांसपरेशन दिन के टाइम होती है और गटेशन ये नाइट को होती है, एट नाइट होती है या अर्ली मॉर्निंग के अंदर होती है। ट्रांसपरेशन तमाम प्लांट्स के अंदर होती है, लेकिन गटेशन सिर्फ कौन से प्लांट्स में होती है, हर्बेशियस प्लांट के अंदर। अभी मैंने आपको बात बताई कि रूट प्रेशर क्या काज करता है, गटेशन। लेकिन रूट प्रेशर तमाम प्लांट्स पर काम नहीं कर सकता। रूट प्रेशर पर कुछ ऑब्जेक्शंस लगा दिए साइंटिस्ट ने कि रूट प्रेशर तमाम प्लांट्स में काम नहीं करता, रूट प्रेशर तो सिर्फ कुछ प्लांट्स के लिए काम कर सकता है। तमाम प्लांट्स की आप बात ये नहीं कह सकते कि तमाम प्लांट्स के अंदर जो है वो रूट प्रेशर के जरिए पानी ऊपर जो है वो जा सकता है। क्यों, इसकी वजह क्या है, क्योंकि बाद में पता लगा टॉल ट्रीज डू नॉट जनरेट रूट प्रेशर। जैसे हम क्या कहना चाहिए, थर्मोमीटर के जरिए अपना ब्लड प्रेशर नाप लेते हैं ना, इसी तरीके से कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। उन ऑपरेटर्स से जो टॉल ट्रीज थे, उन टॉल ट्रीज की जब रूट को देखा गया कि रूट में कोई प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो पता लगा कि टॉल ट्रीज की रूट के अंदर तो कोई प्रेशर ही जनरेट नहीं हो रहा। तो जब टॉल ट्रीज की रूट में कोई प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा तो पानी कैसे ऊपर चला जाता है। तो इसका मतलब टॉल ये रूट प्रेशर जो है वो सिर्फ कुछ छोटे ट्रीज जो होते हैं, जो छोटे प्लांट होते हैं, उनमें काम करता है। रूट प्रेशर टॉल प्लांट्स के अंदर काम नहीं कर सकता। फ्यू मीटर टॉल जो होते हैं, इट रेजेस वाटर अप टू फ्यू मीटर। तो इसका मतलब वो पौधे जो थोड़े फ्यू मीटर टॉल होते हैं, सिर्फ उन्हीं में रूट प्रेशर काम करेगा। तमाम प्लांट्स के अंदर रूट प्रेशर काम नहीं करता। तो ये तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली, कौन सी वाली थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी। अब आगे जो डिस्कस करूंगा वो है
दूसरी वाली थ्योरी को डिस्कस करूंगा जो टॉल ट्रीज में पानी ऊपर लेके जाती है। लेकिन मेरे ख्याल से मैं अभी मीटिंग एंड करूंगा और उसके बाद दोबारा मीटिंग आपको ज्वाइन करवाऊंगा। तो फिर जो है वो हम डिस्कस करेंगे कौन सी वाली, हम डिस्कस करेंगे जो है वो ट्रांसपायरेशन पुल, एडिशन, टेंशन, कोहेजन, टेंशन थ्योरी।